जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्राइम की आहट पर। ये कहानी अभी तक की जेल ब्रेक की सभी कहानियों में सबसे बड़ी घटना है। इस जेल को ब्रेक करना एकदम नामुमकिन था। ये कहानी आपके अंदर रोमांच पैदा कर देगी, क्योंकि जिस तरह से वह कैदी जेल से भागे वह एकदम नामुमकिन था। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे भी रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज जेल की। यह जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच 22 एकड़ के टापू पर बना हुआ है। इस जेल को सन 1910 में बनाया गया था, लेकिन उस समय इस जेल का इस्तेमाल केवल यूएस आर्मी किया करती थी। लेकिन जब सन 1933 में यूएस आर्मी ने इस जेल को छोड़ा, तब 11 अगस्त 1934 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस जेल को फेडरल ऑफ प्रिजन में तब्दील कर दिया। यह जेल उन कैदियों के लिए बनाया गया था जो बहुत ही खूंखार और पहले भी कई जेलों को तोड़कर भाग चुके थे। अल्काट्राज जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी माना जाता था क्योंकि जो भी कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करता, या तो वो मारा जाता या फिर वो पकड़ा जाता। इस जेल के जो गार्ड्स थे उनको सीधे ऊपर से आदेश थे कि जो भी कैदी भागते हुए देखा जाए उसे सीधा गोली मार दिया जाए, और अगर कोई कैदी चालाकी से इन फोर्स से बच भी जाए तो चारों ओर सिर्फ समुद्र की लहरें और ठंडा पानी था। उस पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए अमेरिका अल्काट्राज जेल को एस्केप प्रूफ प्रिजन कहता था। मतलब इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता था। अब बात करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों की। इस कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। इस कहानी का पहला किरदार फ्रैंक ली मॉरिस है। फ्रैंक ली मॉरिस अपने बचपन से ही क्रिमिनल माइंड तथा सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्राइम किया था। मगर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके क्राइम भी समय के साथ बढ़ते गए। फ्रैंक मॉरिस एक बार जेल रॉबरी के केस में पकड़ा गया और उसे 10 साल के लिए लुसियाना जेल भेज दिया गया। मगर कुछ टाइम बाद ही फ्रैंक मॉरिस लुसियाना जेल तोड़कर भाग जाता है, लेकिन 1 साल बाद उसे दोबारा पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज जेल भेज दिया गया। फ्रैंक मॉरिस के अल्काट्राज जेल पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां पहले से मौजूद एक कैदी एलन वेस्ट से होती है। एलन वेस्ट ही इस कहानी का दूसरा किरदार है। एलन वेस्ट को एक बार कार के चोरी के इल्जाम में फ्लोरिडा जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही एलन वेस्ट ने फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश की, जिसके कारण 1957 में उसे भी अल्काट्राज जेल भेज दिया गया। एलन वेस्ट और फ्रैंक मॉरिस पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो दोनों अपनी सजा काटते हुए पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे। इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 को जॉन एंगलिन और 10 जनवरी 1961 को क्लीरेंस एंगलिन अल्काट्राज जेल पहुंचते हैं। ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों ही इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार हैं। इन दोनों को भी बैंक रॉबरी और अटलांटा जेल तोड़कर भागने के जुर्म में अल्काट्राज जेल लाया गया था। ये चारों अपनी सजा के दौरान फ्लोरिडा जेल में पहले भी मिल चुके थे। अब ये चारों जेल में अपना समय काटने लगे, क्योंकि ये सभी जेल में अलग अलग वक्त में पहुंचे थे। इसलिए एंगलिन भाइयों और एलन वेस्ट को बी ब्लॉक में रखा गया था, मगर फ्रैंक मॉरिस को अलग ब्लॉक में रखा गया था। इसीलिए फ्रैंक मॉरिस इन तीनों से सिर्फ खाना खाने और दूसरे काम से बाहर जाने के समय ही मिल पाता था। कुछ समय बाद फ्रैंक मॉरिस ने भी अपना सेल बदलकर बी ब्लॉक में करने की सिफारिश की, जिसको कुछ टाइम बाद मंजूर भी कर लिया गया और फ्रैंक मॉरिस को भी बाकी तीनों के सेल के पास ही रख दिया गया। अब यह चारों एक ही ब्लॉक में आ चुके थे। अल्काट्राज जेल में हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था और हर कैदी की दिन में 13 बार गिनती की जाती थी। इस जेल में नियम और कायदे बहुत सख्त थे, लेकिन इसके बाद भी कैदियों की उनकी इच्छा के अनुसार सभी सुविधाएं दी जाती थी। जैसे जिसको पेंटिंग करना हो वह पेंटिंग कर सकता था, और जिसको पढ़ना हो वो पढ़ भी सकता था, और जिसको गाने बजाने का शौक हो उसे इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाते थे। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था। इस जेल में रात में 1 से 2 घंटे का म्यूजिक टाइम हुआ करता था, जिसमें कि सभी कैदी अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। हर जेल में कैदियों से बहुत सारे काम कराए जाते हैं, जिससे कैदी बोर भी ना हो और कुछ पैसे भी कमा सकें।
तो फ्रैंक मॉरिस को लाइब्रेरी में काम मिल गया। क्लेरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का काम दिया गया और एलन वेस्ट को भी बी ब्लॉक की साफ सफाई और सेल की पेंटिंग का काम दिया गया। एक बार एलन वेस्ट बी ब्लॉक के ऊपर की साफ सफाई कर रहा था, तो उसी वजह से ऊपर से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी। इसकी वजह से वहां के गार्ड्स ने उसको डांटा और सही से काम करने के लिए बोला। एलन ने कहा अगर ऊपर की साफ सफाई होगी तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी नीचे आएगी ही, पर वहां एक पर्दा लगा दिया जाए तो धूल मिट्टी नीचे नहीं गिरेगी। उसके बाद यह बात जेल के अधिकारियों तक पहुंचती है। जेल के अधिकारियों ने पर्दा लगाने की इजाजत दे दी और उस पर्दे की वजह से ऊपर की धूल मिट्टी नीचे नहीं गिरती। कुछ समय बीता और 12 जून 1962 को लगभग 7:30 बजे के आसपास रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजा और उसके बाद कैदियों की गिनती शुरू की गई। अब वहां के गार्ड्स गिनती करते करते एलन वेस्ट की सेल तक पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि एलन वेस्ट वहां पर खड़ा मिलता है। इसके बाद गार्ड्स फ्रैंक मॉरिस के सेल के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि फ्रैंक मॉरिस अभी भी सो रहा होता है। ये सब देखने के बाद गार्ड्स फ्रैंक मॉरिस को उठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह अपने बिस्तर से नहीं उठता। गार्ड्स के कई बार कहने पर भी मॉरिस अपने बिस्तर से नहीं उठता। इसके बाद गार्ड अपना हाथ फ्रैंक मॉरिस के सेल में डालता है और गुस्से में जोर से उसके सिर पर मारता है। गार्ड जैसे ही मॉरिस के सिर पर मारता है तो मॉरिस का सर बिस्तर से नीचे गिर जाता है। यह देखकर गार्ड बहुत घबरा जाता है। इसके बाद जब वह मॉरिस के सिर को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जब वह सर के करीब जाता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह सर किसी इंसान का नहीं बल्कि वह डमी सर था। इसके बाद गार्ड अपनी सीटी बजाता है और जेल के सारे गार्ड उस सेल के पास पहुंच जाते हैं। जब गार्ड्स ने दूसरे सेल्स का मुआयना किया तो वहां पाया कि 2 और सेल के कैदी भी अभी सो रहे हैं, और जब गार्ड्स ने उनके सिर को हिलाया तो उनका सिर भी नकली निकला और ये दोनों सेल जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के थे। अब तक सभी समझ चुके थे कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई इस जेल को तोड़कर भाग चुके हैं। इसके बाद अल्कट्राज जेल में पहली बार इमरजेंसी का सायरन बजाया जाता है, क्योंकि आज से पहले कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं पाया था। पर इससे पहले भी 31 कैदियों ने 12 बार इस जेल से भागने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन इन कैदियों में से 21 को पकड़ लिया गया था और 6 को गोली मार दी गई थी, और बाकी के बचे 2 कैदी पानी में डूबकर मर गए थे। इसके अलावा 2 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें गैस चेंबर में डालकर मौत दी गई, क्योंकि उन कैदियों ने जेल से भागने के दौरान 2 गार्डों की हत्या कर दी थी। ऐसी घटना 1934 में जेल खोलने के बाद से पहली बार हुई थी, जब जेल से कोई कैदी भाग गया हो और किसी को कानो कान कोई खबर भी ना लगी हो। जब यह खबर अल्कट्राज जेल के जेलर के पास पहुंची तो जेलर के भी पसीने छूट गए, क्योंकि इस जेल को इसीलिए बनाया गया था कि कोई भी कैदी इस जेल से भाग ना सके। इसके बाद फौरन जेल के पूरे टापू का कोना कोना छान डाला गया, लेकिन उन कैदियों का कुछ भी पता नहीं चला। उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला। बाद में जब फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों के सेल को खंगाला गया तो वहां पर एक चौंकाने वाली चीज मिली। गार्ड ने देखा कि उनकी सेल के पीछे वाली दीवार पर एक बड़ा सा सुराग था, और वह सुराग इतना बड़ा था कि कोई भी उस सुराग से अंदर बाहर आ जा सकता था। फिर गार्ड्स ने जेल के सभी सेलों की जांच करना शुरू किया। तब उन्होंने देखा कि एलन वेस्ट के सेल में भी वैसा ही सुराग था जैसा फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन इन भाइयों के सेल में था। इसके बाद जेल के अधिकारियों ने एलन वेस्ट से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब जेल के अधिकारियों ने उससे कहा कि अगर वह सरकारी गवाह बन जाएगा तो उसे जेल से भागने की जो सजा मिलनी है वो सजा माफ कर दी जाएगी। इसके बाद एलन ने सोचा होगा कि वह पकड़ा तो जा ही चुका है और उसके बाद बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है, तो उसने जेल के अधिकारियों के सामने पूरी कहानी बता दी। एलन वेस्ट ने बताया कि जब जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस अल्कट्राज जेल आया, तब से ही उसके दिमाग में यह था कि कैसे वो जेल तोड़कर भागे। उसके बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट और एंगलिन भाइयों से होती है। फ्रैंक मॉरिस एलन वेस्ट और एंगलिन भाइयों को पहले से ही जानता था, तो उन्हें भी अपना प्लान बताता है और उन तीनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद चारों लोग जेल से भागने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि एलन वेस्ट
जेल में साफ सफाई का काम करता था, तो इसी साफ सफाई के काम के दौरान उसे बी ब्लॉक की सेल के ऊपर जो छत थी उसमें एक वेंटिलेशन होल मिलता है जो कि सीमेंट से सील नहीं था। उस होल में जो जाली लगी थी, अगर उसे किसी तरह से हटा दिया जाता तो जेल से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। ये सब देखने के बाद एलन सारी बात फ्रैंक मॉरिस को बताता है, पर यहाँ दिक्कत यह थी कि ये जो वेंटिलेशन हॉल था वह बी ब्लॉक में था और उस वक्त एलन और एंगलिन भाई के सेल तो बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर थे, मगर फ्रैंक मॉरिस का सेल जेल के दूसरे ब्लॉक में था। तो बाद में इसीलिए मॉरिस ने जेल के अधिकारियों से सेल को बदलने की मांग की ताकि वह वहां से भाग सके। दिसंबर 1961 में जब मॉरिस को एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया तो इसके बाद इन चारों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। अब उनका प्लान यह था कि किसी तरह बी ब्लॉक की छत तक पहुंचा जाए ताकि वह छत पर लगे वेंटिलेशन तक पहुंच सके, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने सेल से बाहर आना था। मगर जेल से बाहर आने के लिए उन्हें सेल में लगे सरियों को काटना पड़ता, लेकिन उन सरियों को काट पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था और अगर वो सरियों को काट भी देते तो गार्ड्स की नज़र से नहीं बच पाते, क्योंकि अल्काट्राज जेल में दिन में 13 बार कैदियों की गिनती की जाती थी। इसी बीच एक दिन उनकी नज़र उनकी सेल के ठीक पीछे की गैलरी पर पड़ी, जिसमें कि काफ़ी सारी पाइपें लगी थी जिनसे कैदियों के सेलों में पानी पहुंचाने और टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होती थी। इन पाइपों को देखने के बाद उन चारों ने तय किया कि इन्हीं पाइपों के सहारे वह सेल की छत तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें सबसे पहले गैलरी तक जाना था। लेकिन गेट के जरिए उस गैलरी तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह सेल की पीछे वाली दीवार को काटकर एक सुराग बना दिया जाए। उसके जरिए उस गैलरी में पहुंचा जा सकता था, क्योंकि गैलरी ठीक उस दीवार के पीछे थी, मगर दीवार की मोटाई 8 इंच थी। इतनी मोटी दीवार में छेद करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद उनकी नज़र दीवार के नीचे तरफ लगी 6 बाई 9 की एक खिड़की पर पड़ती है। वह चारों प्लान बनाते हैं कि किसी तरह अगर इस खिड़की का साइज बढ़ा दिया जाए तो वह इस खिड़की से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जेल से पुराने आरी के ब्लेड, चम्मच और बटर नाइफ चुराने शुरू किए। इस काम में जेल के और भी कैदियों ने उनकी मदद की। इसके बाद वह चारों अपनी अपनी सेल के दीवारों को खोदना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक खराब वैक्यूम क्लीनर से एक ड्रिल मशीन भी बना ली थी, जिसकी मदद से वह दीवार को तेजी से खोद पा रहे थे। लेकिन जब भी वह खुदाई का काम करते तो उसमें काफी शोर होता, तो उससे बचने के लिए ये खुदाई का काम उस समय करते जब रात को खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता। इससे म्यूजिक की आवाज से उनके दीवार खोदने का शोर दब जाता। ये सिलसिला कई महीने तक यूं ही चलता रहा, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही बात का डर था कि अगर कोई भी गार्ड इस दीवार को देख लेता तो उनका यह प्लान फेल हो जाता। इसके लिए उन्होंने उस दीवार को अपने सेल में रखी किसी चीज से ढक देते और कुछ टाइम बाद उन्होंने गत्ते से एक हुबहू खिड़की जैसी नकल बनाई और उसे सेल से मिलते हुए रंग से पेंट कर दिया। क्योंकि एलन सेल में पेंट का काम करता था, तो उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वह दीवार को खोदते और खोदने के बाद उस गत्ते को दीवार में वापस से चिपका देते। दूर से देखने पर वह बिल्कुल खिड़की जैसी ही लगती थी। कुछ महीने बाद इन चारों ने खिड़की के सुराख को इतना बड़ा कर लिया था कि वह सेल से आराम से निकल सकते थे। गैलरी में पहुंचकर पाइप के जरिए आसानी से वेंटिलेशन हॉल के जरिए जेल के बाहर ऊपर छत पर भी पहुंच जाते। इसके बाद उन चारों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अल्काट्राज जेल के चारों ओर का पानी। इसके लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक प्लान बनाया। उसने रेनकोट की मदद से एक बोट बनाने की बात कही, जिसमें कि हवा भरकर और उसमें बैठकर समुद्र को पार कर जाएंगे। मॉरिस को यह आइडिया कब आया? जब वह जेल की लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था। वहां पर उसे एक मैगजीन मिलती है जिसमें यह बताया गया था कि कैसे रेनकोट के जरिए एक बोट बनाई जा सकती है। अब चारों ने जेल से रेनकोट चुराना शुरू किया। इस काम में भी जेल के कई कैदियों ने उनकी मदद की। इस तरह उन्होंने अल्काट्राज जेल से 50 से अधिक रेनकोट चुरा लिए। अब रेनकोट को चुराने के बाद उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह नाव को कहाँ बनाए, क्योंकि अगर वह यह काम अपने सेल में करते तो किसी न किसी की नजर में आ जाते। इसके बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह इस काम को सेल के ऊपर ही कर लेंगे। लेकिन सेल के ऊपर भी एक गार्ड
24 घंटे पहरा देता था और अगर वह चारों यह काम वहां करते तो जरूर पकड़े जाते। अब उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया था कि एक बार एलन वेस्ट जब सेल के ऊपर की सफाई कर रहा था तो सेल के ऊपर की मिट्टी नीचे गिर रही थी। दरअसल एलन जानबूझकर यह कर रहा था ताकि उसे वहां पर्दा लगाने की इजाजत मिल जाए और आखिरकार उनका यह प्लान कामयाब रहा और उन्हें वहां पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल गई। जब ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उन सबको याद आया कि ऊपर तो हम पर्दे की मदद से बच जाएंगे, लेकिन तब क्या होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जेल में 24 घंटे कड़ा पहरा होता है। इसलिए वो यहाँ आकर फिर फंस गए। उनमें से कोई भी अपने सेल से गायब होता तो तुरंत गार्ड्स को पता चल जाता। अब उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। अब उन चारों ने टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट पेपर और मिट्टी को एक साथ मिलाकर एक नकली पुतला बनाया और उस पुतले को अपने चेहरे से मिलती हुई एक शक्ल दी। इसके बाद स्किन कलर का पेंट लगाकर उस पुतले पर पेंट कर दिया। अब पुतले के सिर पर सिर्फ बाल लगाना बाकी था, तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन चारों में जो क्लेरेंस एंगलिन था वह कैदियों के बाल काटने का काम किया करता था। इसलिए वह वहां से असली बाल चुराकर लाता और सभी पुतले के सिर पर चिपका देता। अब रोज रात जैसे ही जेल की लाइट बुझाई जाती, वैसे ही चारों अपने अपने सर का पुतला रखते और चादर और तौलिए के जरिए बॉडी शेप बनाकर ऊपर से कंबल से ढक देते। बस वह उस पुतले का थोड़ा सा भाग नहीं ढकते, ताकि वहां के गार्ड्स को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो। इस तरह वह होल से गैलरी तक पहुंचते और गैलरी में पाइप की मदद से ऊपर छत पर पहुंचते और वहां पर पर्दे की आड़ में अपना काम करते रहते। अगले कई दिनों तक वह चारों ये काम रोज करते हैं और उन्होंने रेनकोट के जरिए 4 लाइफ जैकेट बनाई और 6 बाई 14 फुट की एक बड़ी सी रबड़ की नाव बनाई। नाव को बनाने के लिए उन चारों ने रेनकोट को काट कर उसे सुई से सिला और फिर वहीं पर एक स्टीम पाइप थी, तो उस गर्म पाइप के जरिए नाव के सारे जोड़ों को सील कर दिया ताकि कहीं से भी हवा उसके अंदर से बाहर न निकल सके। इसके अलावा उन्होंने जेल से कुछ लकड़ियां चुराकर नाव के लिए कुछ पतवार भी बनाई और इसी दौरान वह छत पर लगे वेंटिलेशन पाइप के बोल्ट को भी ढीला करते। दिसंबर 1961 में उन चारों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया था और जून 1962 आते आते उन्होंने अपने प्लान को पूरा कर लिया था। 6 महीनों में उन्होंने दीवार में छेद किया, चेहरे का पुतला बनाया, लाइफ जैकेट बनाई और एक बड़ी सी नाव भी बनाई। उसके बाद जब सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया तो जो दिन उन्होंने जेल से भागने का चुना था वह था 11 जून 1962। 11 जून 1962 दिन सोमवार को कैदियों की गिनती के बाद रात करीब 9:30 बजे जेल की लाइटों के बंद होने के बाद इन चारों ने सबसे पहले अपने पुतलों को बिस्तर पर रखा और फिर दीवार के होल के जरिए गैलरी तक जा पहुंचे। मगर एलन वेस्ट ने जो सीमेंट से अपने दीवार की खिड़की को सील किया था वह सख्त हो चुका था। उसने गलती से खिड़की को सील करने के लिए कुछ ज्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर ली थी, मगर वह दीवार से खिड़की को हटाने में लगा हुआ था और पीछे से एंगलिन भाई भी उसकी मदद कर रहे थे। इन वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, इसलिए वह तीनों एलन से कहते हैं कि इतने में हम बाकी की तैयारी करते हैं, इतने में तुम ये खिड़की हटाकर ऊपर आ जाना। इसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई पाइप से ऊपर चले गए और फिर छत की वेंटिलेशन ग्रिल को हटाया और ऊपर छत पर आ गए। उन्होंने काफी देर तक छत पर एलन का इंतजार किया, लेकिन काफी देर के बाद भी एलन नहीं आया तो तीनों जेल की छत से होते हुए छत के कोने पर पहुंचकर एक 50 फीट की पाइप से होकर नीचे आए और उसके बाद दो 12-12 फीट के ऊंचे लोहे के तारों से बने घेरे को पार कर चोरी से समुद्र तक पहुंच गए। फिर फ्रैंक मॉरिस ने अपना कॉन्सर्टीना निकाला और अब उसका असली इस्तेमाल शुरू किया। मेन बात यह थी कि मॉरिस ने कॉन्सर्टीना बजाना इसलिए शुरू किया था ताकि वह इससे बोट में हवा भर सके। इसके बाद कॉन्सर्टीना के जरिए उस बोर्ड में हवा भरने के बाद उन तीनों ने नाव को समुद्र में उतार दिया और तीनों भी एक एक करके उसमें सवार हो गए। इधर एलन भी दीवार की खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह पाइप के रास्ते ऊपर आता है तो उसे वहां पर एक लाइफ जैकेट और नाव की एक पतवार मिलती है जो तीनों ने एलन के लिए ही छोड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स
समुद्र में नाव उतारकर गायब हो चुके थे। इसके बाद एलन को मजबूरी में अपने सेल में वापस आना पड़ता है और अगली सुबह जो हुआ वह सब आप सभी को अच्छे से मालूम ही है। एलन ने जब पूरी कहानी सुनाई तो जेल के सभी अधिकारी दंग रह जाते हैं कि कैसे ये चारों चुपचाप अपने प्लान को अंजाम देते रहते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। लेकिन उसके बाद ही जेल के अधिकारियों ने अपने गार्ड्स को टापू के कोने कोने को छानने के लिए भेज दिया। उसके बाद समुद्र में उन्हें दूर दूर तक ढूंढा गया और हेलीकॉप्टर के जरिए भी उन तीनों की तलाश की गई। मगर जब जेल के अधिकारियों, गार्ड्स और लोकल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तब अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जब एफबीआई के अधिकारियों को इन चारों की कहानी पता चली तो वह सभी भी दंग रह गए। इसके बाद एफबीआई के अधिकारियों ने एकमात्र गवाह एलन वेस्ट से पूछताछ शुरू किया और उससे पूछा कि उन तीनों का जेल से भागने के बाद का क्या प्लान था। एलन ने बताया कि जेल से निकलने के बाद उनका प्लान था कि वह सबसे पहले एंजल टापू पर जाएंगे, जो कि अल्काट्राज जेल से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद वो तीनों वहां से आधा मील और दूर जाकर सिटी में दाखिल होंगे। इसके बाद वह शहर में किसी की कार और कपड़े चुराकर हमेशा के लिए ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। एलन की ये बात सुनने के बाद एफबीआई ने भी उन तीनों की जोरों शोरों से तलाश करनी शुरू कर दी। उन्हें बस किसी भी हालत में उन तीनों को अपने पकड़ में लेना था। उन्होंने वहां जाकर पूरा एंजल टापू खंगाला, पर बदकिस्मती से उन्हें वहां कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। इस खबर ने पूरे अमेरिका में अफरा तफरी मचा दी। अमेरिका का एक ऐसा जेल टूट चुका था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अमेरिका के इस खतरनाक जेल को तोड़कर 3 कैदी फरार हो चुके थे, जो एक बहुत ही बड़ी खबर थी। उन तीनों कैदियों के भागने के ठीक 2 दिन बाद यानी 13 जून 1962 को एफबीआई को एक पतवार मिली, जो अल्काट्राज जेल के एकदम पास खड़ी हुई थी। यह पतवार अल्काट्राज जेल और एंजल टापू के एकदम बीचों बीच तैर रही थी। यह पतवार एकदम ठीक वैसी थी जैसी वह तीनों एलन के लिए छोड़कर गए थे। इसको देखकर सब ये समझ चुके थे कि यह पतवार उन्हीं में से एक थी, जिसके जरिए वह सभी भागे थे। इसके अगले दिन एफबीआई को एंजल टापू के पास समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिला। यह बैग उसी रेनकोट से बना था जिसे उन तीनों ने जेल से चुराया था। उस बैग में एफबीआई को एंगलिन भाइयों के परिवार की 88 फोटो मिलती हैं। इसके अलावा बैग में कुछ ऐसे भी कागज मिलते हैं जिन पर एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक उनकी खोजबीन चलती रही। 10 दिनों के अंदर एफबीआई को अलग अलग जगहों से तीनों लाइफ जैकेट्स भी मिल गई, जो उस रात तीनों ने पहने थे। इसके अलावा एफबीआई को ना तो वह तीनों कैदी मिले, ना ही उनकी बोट और ना ही कोई दूसरा सुराग। इसके बाद कई महीनों तक उन तीनों की खोजबीन चलती रही। अब अक्टूबर का महीना आ चुका था। अक्टूबर 1962 में नॉर्वे का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम एसएस नॉरफॉल्क था, उस जहाज के क्रू मेंबर ने एफबीआई को बताया कि 17 जुलाई 1962 को यानी इस जेल ब्रेक के 1 महीने बाद जब उनका जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी। क्रू मेंबर ने बताया कि उस लाश ने बिल्कुल हूबहू अल्काट्राज जेल के कैदियों की तरह की ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उनका जहाज कनाडा जा रहा था, इसलिए वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो वहां नहीं रुके और वापस आकर उन्होंने ये खबर एफबीआई को दी। एफबीआई को जैसे ही ये खबर मिली, उसने तुरंत जहाज के क्रू मेंबर से पूछताछ शुरू की और उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर उन्होंने वह लाश देखी थी। वह लोकेशन गोल्डन गेट ब्रिज से लगभग 28 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद एफबीआई ने उस लोकेशन के चारों ओर अच्छे से छानबीन की, पर उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला और मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस बात को 3 महीने से भी अधिक का समय हो चुका था। अगर उस जहाज के क्रू मेंबर ने उसी दिन एफबीआई को खबर दे दी होती तो हो सकता था उसके बारे में कुछ पता चल जाता। इस जेल ब्रेक के 9 महीने बाद ही अल्काट्राज जेल को बंद करना पड़ा, क्योंकि इस जेल की छवि अब धूमिल हो चुकी थी और इस जेल को चलाने में दूसरे जेलों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा खर्च होता था। इसके अलावा जेल की दीवारें भी समुद्र के खारे पानी की वजह से काफी जर्जर हो गई थी, जिसके मेंटेनेंस में काफी खर्च आता। और इतने खर्च के बाद भी अगर अल्काट्राज जेल से कोई कैदी भाग जाए तो उस जेल का कोई फायदा नहीं था। इन सब चीजों को देखते हुए अटॉर्नी जनरल
रॉबर्ट एफ कैनेडी ने जेल को बंद करने का ऑर्डर दिया। 21 मार्च 1963 को एल्कट्राज जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर एफबीआई काफी लंबे समय से उन तीनों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन अभी तक एफबीआई को कोई भी सुराग नहीं मिला था। जनवरी 1965 में एफबीआई को एक सुराग मिलता है। एफबीआई को अपने मुखबिरों के जरिए ये खबर मिलती है कि एंगलिन भाइयों को ब्राजील के एक क्लब में देखा गया है। इस खबर के मिलते ही एफबीआई अपनी एक टीम को फौरन ब्राजील भेजती है और कई दिनों तक वो टीम उसकी छानबीन करती है, मगर उन्हें वहां से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद एफबीआई अगले कई सालों तक उनकी तलाश में लगी रही। एफबीआई लगातार उन तीनों के परिवार से भी पूछताछ करती रही और लगातार उनकी जासूसी भी कराती रही और उनके फोन को भी टेप करती रही, मगर इतना सब करने के बाद भी एफबीआई को उन तीनों का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस जेल ब्रेक के 17 साल बाद 31 दिसंबर 1979 को एफबीआई ने हार मानकर केस को क्लोज कर दिया और अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह बताया कि उस रात जेल से भागने के बाद तीनों की मौत हो गई, क्योंकि उन तीनों ने जो बोट बनाई थी वह इतनी मजबूत नहीं थी कि समुद्र की लहरों को झेल सके, इसलिए वह तीनों पानी में डूब गए होंगे और एक बार को अगर उन्होंने तैर कर भी समुद्र पार करने की कोशिश की होगी तो वह बच नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उनका बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि जेल से निकलने के बाद उन तीनों का प्लान यह था कि एक कार और कपड़े चुराएंगे, मगर उस रात कहीं भी कोई चोरी नहीं हुई थी, इसलिए एफबीआई ने हमेशा के लिए इस केस को बंद कर दिया। मगर एफबीआई की इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि एफबीआई को भी कभी ना तो किसी की लाश मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जो उनको मुर्दा साबित कर सके। इसके अलावा भी तब से लेकर अब तक कई ऐसी घटनाएं और सबूत दुनिया के सामने आते रहे हैं, जिसकी वजह से ये मानने को कोई भी तैयार नहीं हुआ कि उस रात उन तीनों की मौत हो गई थी। अब ये सवाल उठता है कि अगर उस रात तीनों की मौत नहीं हुई थी तो जेल से निकलने के बाद आखिर उनके साथ क्या हुआ। इन चीजों को लेकर दो बातें सामने आई। पहली बात यह थी कि उन तीनों ने वहां से निकलने के बाद वही किया जो एलन वेस्ट ने एफबीआई को बताया था। वहां से निकलकर वह तीनों पहले तो एंजल टापू गए और फिर वहां से शहर में दाखिल हुए और वहां से कपड़े और एक कार चुराने के बाद हमेशा के लिए वहां से गायब हो गए। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उस रात वहां से कोई भी कार चोरी नहीं हुई थी, मगर 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि जिस रात तीनों वहां से भागे उसके अगले दिन 12 जून 1962 को मरीन काउंटी से 1955 मॉडल की एक शेवरलेट कार चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। इसके अलावा एफबीआई ने कहा था कि उस समुद्र को कोई तैरकर पार करेगा तो उसकी मौत तय है, क्योंकि पानी का तापमान गर्मी में 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। तो एफबीआई के इस भ्रम को भी उसी साल तोड़ दिया गया जिस साल एल्कट्राज जेल ब्रेक हुआ। जब 1962 में फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई वहां से भागे तो उसके 6 महीने बाद एक और कैदी उस जेल से भाग गया और उसने सिर्फ तैर कर ही पूरे समुद्र को पार कर लिया और गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच गया। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया और पानी अधिक ठंडा होने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया भी हो गया, मगर बाद में उसकी जान बच गई। पर इससे यह साबित हो चुका था कि अल्कट्राज जेल के चारों ओर जो समुंदर है उसे तैर कर भी पार किया जा सकता है। बाद में यह भी पता चला कि दोनों एंगलिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक थे। इसके बाद आती है दूसरी थ्योरी। दूसरी थ्योरी में यह था कि वहां से निकलने के बाद समुंदर में मुश्किल से 200 मीटर तक ही अपनी बनाई उस नाव पर गए। उसके बाद उन्हें एक बोट मिली जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद मॉरिस और एंगलिन भाई उस बोट में बैठे और हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर चले गए। अल्कट्राज जेल से 180 मीटर दूरी पर ही वह बोट इसलिए खड़ी थी कि जेल से 180 मीटर तक किसी को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह बोट जेल से 180 मीटर की दूरी पर उन तीनों का इंतजार कर रही थी। उस बोट का इंतजाम भी अल्कट्राज जेल में बंद कैदियों में से ही किसी एक ने करवाया था, क्योंकि उस जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल बंद थे और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इस दूसरी थ्योरी पर काफी दम था, क्योंकि वह तीनों जेल से निकलने के बाद एलन वेस्ट का भी इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें तय वक्त पर ही उस बोट तक पहुंचना था और अगर ऐसा ना होता तो वह एलन के बिना वहां से नहीं जाते।
इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर जो कि सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट में था, उसने बताया कि 11 और 12 जून 1962 की आधी रात करीब 1 बजे जब वह समुंदर के पास ड्यूटी पर था, तो उसने देखा कि अल्काट्राज जेल से कुछ दूरी पर एक बोट खड़ी है। कुछ देर बाद वह बोट चालू हुई और वहां से चली गई और गोल्डन गेट ब्रिज से होती हुई समुंदर में गायब हो गई। इन बातों के अलावा भी तब से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी जो संकेत करती हैं कि उस रात वह जिंदा बच गए थे। जैसे कि एंगलिन परिवार के पास हर क्रिसमस या न्यू ईयर पर अनजान नाम से लेटर या बधाइयां मिलती रहें। और जो एंगलिन भाइयों की जो मदर थी, जब तक वह जिंदा थी तब तक हर मदर्स डे पर उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता था, जिस पर ना कोई नाम होता और ना ही किसी का पता। इसके अलावा जब साल 1973 में एंगलन भाइयों की मदर की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार में भी 2 लंबी चौड़ी औरतों को देखा गया, जिन्होंने बहुत सारा मेकअप भी कर रखा था। उन औरतों ने किसी से भी कोई बात नहीं की और थोड़ी देर बाद वहां से कहीं गायब हो गईं। उसके बाद जब 1989 में एंगलिन भाइयों की पिता की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार में भी 2 अजीब से दिखने वाले आदमी, जिनकी दाढ़ी और मूछें काफी बड़ी थी, ताबूत के पास आए और काफी तेजी से रोने लगे। फिर कुछ देर बाद वह दोनों भी वहां से गायब हो गए। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन, इनका एक भाई जिसका नाम रॉबर्ट एंगलिन था, उनके हिसाब से उनकी मां की मौत पर जो 2 औरतें आई थी और जो दाढ़ी वाले इंसान उनके पिता के अंतिम संस्कार के वक्त आए थे, वे जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे और उन्होंने अपना भेष पुलिस से बचने के लिए बदला था। उनकी मां के अंतिम संस्कार के समय वहां पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक वे वहां से दोनों गायब हो गए। इसके बाद जनवरी 1913 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास एक लेटर पहुंचता है और वह लेटर जॉन एंगलिन ने लिखा था। उसने खत में लिखा था कि उस रात हम जेल से भागने के बाद तीनों एकदम सही सलामत थे। अब फिलहाल उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर हो गया है। और उसने बताया कि अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो चुकी है और उसका छोटा भाई क्लेरेंस एंगलिन भी 2011 में मर गया। फिर उसने कहा कि अगर पुलिस मेरा इलाज कराए तो और मुझे इस जेल को ब्रेक करने की 1 साल से ज्यादा की सजा ना दी जाए तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। पुलिस को जब लेटर मिला तो उन्होंने सबसे पहले उस लेटर के फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग और डीएनए की जांच कराई, मगर उस रिपोर्ट में कुछ भी साफ साफ पता नहीं चला। एक्सपर्ट ने बताया कि खत सही भी हो सकता है और नहीं भी, पर किसी भी जांच एजेंसी ने इसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 2 साल बाद 2015 में हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। उस डॉक्यूमेंट्री में एक शख्स जो कि एंगलिन भाइयों का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बताया कि वह साल 1975 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वह एंगलिन भाइयों से मिला था और सबूत के तौर पर उसने उन दोनों की फोटो भी दिखाई जो उसने उसी वक्त ली थी। उस फोटो में दोनों एंगलिन भाई किसी खेत में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में जब उस फोटो की जांच कराई गई तो जांचकर्ताओं ने बताया कि काफी हद तक कहा जा सकता है कि यह फोटो उन दोनों भाइयों की ही है, क्योंकि उस फोटो में दोनों भाइयों ने चश्मे लगा रखे थे। इसलिए कंफर्म कर पाना मुश्किल था कि यह फोटो उन दोनों भाइयों की ही है। आज अल्काट्राज जेल को ब्रेक हुए 61 साल हो चुके हैं, मगर आज भी इस केस को कोई सुलझा नहीं पाया है। पुलिस एजेंसियों के हिसाब से उनकी मौत उसी रात हो गई थी, मगर बीच बीच में आए सबूतों से और उस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वह तीनों साल 2008 तक जिंदा थे। ये केस यूएस मार्शल में आज भी ओपन है। आज उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 के पार ही होगी। इसलिए यूएस मार्शल डिपार्टमेंट ने उन तीनों की फोटो को प्रोसेस करके आज भी उनकी तलाश कर रही है। यह तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक या तो उनकी लाश नहीं मिल जाती या तो तब तक जब तक वो 100 के पार नहीं हो जाते। अल्काट्राज जेल बंद होने के बाद साल 1973 में इस जेल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया और आज भी हजारों लोग उस जेल को देखने जाते हैं। आज 61 साल बाद भी कोई भी यह पुख्ता तौर पर दावा नहीं कर सकता कि उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा। ऐसी ही क्राइम की रहस्यमयी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। धन्यवाद।